हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी डिस्कस की थी। कोलिजन थ्योरी हमारे सिलेबस में फॉर यूनिमोलिकुलर थी, बाईमोलिकुलर के लिए हमें कोलिजन थ्योरी नहीं करनी थी। अब आते हैं अपनी दूसरी एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी पे, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। मॉलिक्यूल्स का जो रेट होता है वो दो थ्योरी पे डिपेंड करता है। एक थी कोलिजन थ्योरी जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और हमारी सेकंड थ्योरी है हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसी का नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। अब ट्रांजिशन स्टेट या फिर कह लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जिससे एक रिएक्टेंट को कवर करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। उस बैरियर को, एनर्जी बैरियर को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पर जो हमारा मेन पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लाइक मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, इन्हें चेंज होना है प्रोडक्ट में, बट ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज आती है। ट्रांजिशन स्टेज एक हाइपोथेटिकल स्टेज होती है, यानी हम कहते हैं कि इस टाइम पर यहाँ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेज। देन ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में। लेट इसका जो रेट है वो हमारा क्या आ गया? के। ठीक है, ऐसे इसकी फॉर्मेशन का जो रेट होगा उसे हम लिखेंगे के स्टार, बिकॉज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है के रेट और उसकी वैल्यू को हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी में मेन जो फैक्टर प्ले करेगा वो होगा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेज। हमें इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसे देने के लिए अर्निंग ने एक रिलेशन दिया था, उसे हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, अर्निंग्स रिलेशन। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास के की वैल्यू है, यानी इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो के है, दैट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एच इंटू के स्टार, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एन इज एवोगैड्रो नंबर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो ये के स्टार है ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो के स्टार है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ के स्टार। तो ये के स्टार हमारे किसके बराबर होगा? आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। तो ये के स्टार क्या है? इसके बनने का ये किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसके बराबर होगा? हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? के स्टार की वैल्यू आ गई। डन। अब देखो हमारे पास रिलेशन है के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू के स्टार। इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना कि कहां से आई है, डायरेक्ट अर्निंग का रिलेशन है जिसे यहां पर डायरेक्ट यूज करोगे। नाउ हमें पता है थर्मोडायनेमिकली, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर आप डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एंड के पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आप वहां पे पढ़ते हैं। अगर मैं इसे सारे को ही एक्टिवेटेड की फॉर्म में ले लूं तो ये बन जाएगा डेल्टा जेड स्टार जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मुझे मेनली इस के स्टार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बिकॉज ये मेरे लिए अननोन है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम, इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। डन। तो मेरे पास डेल्टा जी की ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में, नहीं तो आप अपने सेकंड ईयर में भी ये रिलेशन निकालते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, वही वाला रिलेशन है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इधर ले गए और ये रेस्ट टर्म इधर आएगी बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस ये माइनस इधर आ गया अपॉन आर टी। देन ये किसकी वैल्यू आ गई? एल एन के स्टार की। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे? के स्टार की, तो के स्टार निकाल लो विच इज इक्वल टू एल एन है, इधर जाकर क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी।
ये आ गया हमारे पास। नाउ जो जी होता है हमारे पास, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये जो डेल्टा जी होता है ये हमारे पास होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। हमने सारे को चेंज की फॉर्म में ले लिया। नाउ ये स्टार है तो इसे भी स्टार की फॉर्म में ले लेंगे। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये सारी किसके लिए आ गई? फॉर एक्टिवेशन। ये है जी फ्री एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इसे इसमें पुट कर सकते हैं। पुट दिस इन आवर इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे तो के स्टार किसके बराबर आ जाएगा? ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जी की जगह हमने ये पुट कर देना डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार अपॉन आर टी। डन। अब इसी में दो टर्म है, मैं दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ यहीं पे ताकि मैं फिर डायरेक्ट पुट कर दूं। के स्टार इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। एंड माइनस और माइनस जब मैं ब्रैकेट खोल लूंगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ई रेस्ट टू पावर प्लस टी डेल्टा एस स्टार अपॉन आर टी। मैंने दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। टी से टी कैंसिल होगा तो के स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी और ई रेस्ट टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। टी और टी कैंसिल हो गया। डन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? के स्टार की। अब ये के स्टार की वैल्यू मैं कहां पे पुट करूंगी? अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। वन में पुट कर दो तो 1 में मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? के की, विच इज इक्वल टू है आर टी अपॉन एन एच ऑलरेडी है इंटू के स्टार है। के स्टार है, के स्टार में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। मैं पहले इसे लिख रही हूँ देन इसे लिख रही हूँ। तो आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। डन। तो ये आ गई मेरी लास्ट रिलेशन। ट्रांजिशन थ्योरी का हमारा लास्ट रिलेशन है वो है, इसे हम बोलते हैं अर्निंग रिलेशन। बिकॉज स्टार्ट उससे हुआ था तो उसी के नाम पे अर्निंग इक्वेशन। क्लियर? देन अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये है हमारे ट्रांजिशन थ्योरी का लास्ट रिजल्ट जिसमें हमने के की वैल्यू यानी रेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन एवोगैड्रो नंबर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एस एंट्रोपी और एच एंथैल्पी। देन अब बात करते हैं इसी के सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस की बात करनी है तो मैं इसी इक्वेशन को यहां पर दोबारा लिख रही हूं जो पीछे लिया है। के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई रेस टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर इंटू ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। ये है मेरे पास रिलेशन। अब इसमें देखो दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। दो टर्म हो गए। ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से क्योंकि जो पहली टर्म है उसमें हमारी वैल्यू क्या हो रही है? फिक्स हो रही है, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा विद टेम्परेचर। बट इस वाले में विद टेम्परेचर यहाँ पे क्या आ रहा है? चेंज हो रहा है। तो रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर यानी कि ये वाला, इसके ऊपर। अब इसके अंदर यहां पर साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब है क्या? वैल्यू क्या आएगी? अपोजिट। इसका मतलब है जब हमारी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? इंक्रीज होगी। आप इसे इन दी टर्म ऑफ जी भी ले सकते हैं। अगर हमें यहां से नहीं लेना तो हम इसे जी की टर्म में ले सकते हैं। कैसे? जो हमने पिछला पहला रिलेशन निकाला था ना जहां पे इसे पुट किया था, आर टी अपॉन एन एच ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। एच की टर्म में ले लो चाहे जी की टर्म में ले लो, दोनों के केस में नेगेटिव ही साइन आएगा। ठीक है। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या? अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर डेल्टा जी स्टार यानी कि फ्री एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? स्लो हो गया। एज फ्री एनर्जी इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, क्योंकि साइन अपोजिट है। के डिक्रीज होगा मीन्स रेट
ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उतनी रिएक्शन क्या होगी, स्लो। जितना जी बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्शन हमारी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका सिग्निफिकेंस। अब हमने इसे पीछे पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी, यहाँ पे पढ़ी है ट्रांजिशन थ्योरी। तो आर्हेनियस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन आर्हेनियस इक्वेशन। आपने इसे आर्हेनियस इक्वेशन से क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि मैं उन्हें कंपेयर कर सकूं। एक इक्वेशन मेरे पास ये आई है, और आर्हेनियस की बात करूं तो वहां पर भी हमने के निकाला था, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये है ट्रांजिशन स्टेज से आई है, जो ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी से आई है, और ये है हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म्स लिख ली, जो मेरा ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी से आया है और जो मेरे पास आर्हेनियस से आया। अब दोनों में ही देखा जाए तो दोनों में एक साइड पे के है, इधर भी के है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर बोथ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूं तो कंपेयर करने पे क्या होगा, दिस के एक ही जगह पे मेरे पास ये टर्म आ जाएगी और ई रेज टू पावर की जगह पे ये टर्म, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर, और जो ई ए है वो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, यहां से कंपेयर करोगे तो ई ए किसके बराबर आ गया, एच स्टार के। डन, ये तो जस्ट डायरेक्ट देखने पे आ गया मेरे पास। तो नियरली हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आ रही है, एंथैल्पी के बराबर आ रही है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू किन दोनों में क्या एग्जैक्ट रिलेशन है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इस इक्वेशन को लेती हूँ, दैट इज के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच। बिकॉज इसमें सारा का सारा चेंज विद टेम्परेचर होता है, आर्हेनियस याद हो तो टेम्परेचर के साथ चेंज था, तो ये टी का फैक्टर है, इसे मैं अलग रखती हूँ। बाकी सारी टर्म आर अपॉन एन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर इंटू टी, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने इस टी को इधर अलग लिख दिया, रीजन भी बिकॉज इसमें डैश सारी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे एक कॉन्स्टेंट पुट कर सकती हूँ। लेट दैट कॉन्स्टेंट इज सी, ऑल दिस टर्म आर कॉन्स्टेंट। सी टी ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी, बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएबल है, तो मैंने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। डन, ये आ गया मेरे पास। सिमिलर वे से इधर चलते हैं, इधर मेरे पास अभी आर्हेनियस ही है। ठीक है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो मैंने इसे आर्हेनियस की फॉर्म में ही रखा है। डन, अब टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लो, तो यहाँ जाएगा एल एन के, मल्टीपल है, मल्टीपल में जब खोलते हैं तो सारों का आ जाता है एल एन सी, ठीक है, प्लस एल एन टी, और इधर आ जाएगा एल एन और ये एक दूसरे के अपोजिट कैंसल, ये वाली टर्म नीचे आएगी माइनस एच स्टार अपॉन आर टी। डन, इधर भी लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई और ए कैंसल, तो ई ए बाय आर टी। आगे मेरे पास ये लास्ट की दो इक्वेशन, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप पहले एक को सोल्व करो, फिर दूसरे को सोल्व करके फिर कंपेयर कर दो। हम दोनों को साथ साथ सोल्व करके कंपेयर कर रहे हैं। डन, इतना आ गया मेरे पास एल एन की वैल्यू। अब हम क्या कर देंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सेम इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, करो टेम्परेचर से, तो ये आ जाएगा डी एल एन के बाय डी टी इज इक्वल टू, बट इज सी इज कॉन्स्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। जब टी का करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन टी,
और जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर तो बाहर रहा, और 1 अपॉन टी का करोगे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन टी स्क्वायर। डन। आप चाहो तो इसे 2-3 स्टेप में कर सकते हो, अप टू यू। सेम इधर डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एल एन के अपॉन डी टी, एल एन ए इज कॉन्स्टेंट 0 माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर और प्लस सेम भाई ई ए अपॉन आर कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन टी का करोगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा। डन। इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो आर टी स्क्वायर आएगा, ये आर टी स्क्वायर में से ये वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, टी से टी कैंसिल, सिर्फ बचा के आर टी, ठीक है, प्लस डेल्टा एच स्टार दिस, और इधर तो मेरे पास क्या है, डी एल एन के अपॉन डी टी की वैल्यू किसके बराबर है, ई अपॉन आर टी स्क्वायर। कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर लो। अब मैंने साथ साथ निकाले थे इसलिए रिजल्ट सामने दिख रहा है, आप अलग अलग निकालोगे तो उन्हें मार्क करोगे इक्वेशन और फिर कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करें तो आर टी प्लस डेल्टा एच स्टार किसके बराबर आ रहा है, ई के। डन। यहां से देखो ना, ये पार्ट सेम है, आर टी स्क्वायर सेम है, दैट मीन्स दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस, मैंने वो बराबर कर दिया। डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी ई ए माइनस आर टी, ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू, ठीक है। बट अभी जब हमने इसे पीछे निकाला था तो हम देख रहे थे कि डेल्टा एच और ई बराबर थे, तो हमने कहा था नियर बाय बराबर होते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन आर्हेनियस इक्वेशन और ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी, ठीक है। अब इसी का कंपैरिजन करते हैं विद कोलिजन थ्योरी। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद कोलिजन थ्योरी। अब ये जो है ये बाई मॉलिक्यूल के लिए, जब इसे स्टार्ट किया था तो 2 मॉलिक्यूल लिए थे। कोलिजन थ्योरी हमने यूनी मॉलिक्यूल के लिए पढ़ी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बाई मॉलिक्यूल का जो है रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो वो आप डायरेक्ट याद करेंगे, फॉर्म कोलिजन थ्योरी। मुश्किल नहीं है उसका रिजल्ट, बिकॉज वो है हमारा आर्हेनियस का रिजल्ट। आर्हेनियस का रिजल्ट क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आर्हेनियस का इक्वेशन का रिजल्ट है। कोलिजन के केस में ये सेम रहता है, बस एक नया फैक्टर आता है पी। पी हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, पी की वैल्यू। डन। ये इसका रिजल्ट है। अच्छा, अब पीछे वाली का जो है हमारा रिजल्ट वो लिख लो यहाँ पर, जो हमारे पीछे वाली का रिजल्ट आया, ये ट्रांजिशन का रिजल्ट लिख रही हूं मैं। डन। अभी हमने कहा डेल्टा एच, आई मार्क इट एज इक्वेशन 1, हमें पता डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए, इक्वल था ना, अभी हमने ऊपर निकाला तो यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो के किसके बराबर आ जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी से आया। डेल्टा एच को मैंने क्या लिख दिया, ई ए। डन। आ गया मेरे पास इतना, ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मार्क इट एज 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। के बराबर है ई की पावर माइनस ई ए बार टी बराबर है, दैट मीन्स ए पी किसके बराबर होगा इस टर्म के, मैं लिख सकती हूँ दिस प्रोबेबिलिटी इनटू ए इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई रेज़ टू पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। आ गया दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, किसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कोलिजन थ्योरी का, और इसका कौन सा फैक्टर आ गया, एंट्रोपी फैक्टर, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, ठीक है। एक का एंट्रोपी फैक्टर और दूसरे का प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। डन। अब ये तो जस्ट एक कंपैरिजन था, थ्योरेटिकल कंपैरिजन। अब इन दोनों थ्योरी को कंपेयर करते हैं एक्चुअल में कंपैरिजन। नाउ कंपैरिजन बिटवीन कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी। अब दोनों में क्या फर्क है, कौन बेटर है, ये सब हम इससे निकालेंगे, ठीक है। पहली चीज, जो कोलिजन है
थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू गैस। सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट पे एप्लीकेबल होती है, बट जो ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी है ये लिक्विड्स और गैसियस दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो दोनों पे एप्लीकेबल हो गई, वो वाली सिर्फ और सिर्फ एक पे ही एप्लीकेबल होगी। क्लियर। दूसरी चीज, अब कोलिजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बट ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी में क्या होता है, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो बीच में एक किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो उसका बेस है हमारा कोलिजन। तो अगर मैं कोलिजन की बात करूं तो मेन है उसमें कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड, ठीक है, एंड फॉर्म प्रोडक्ट। बट इस केस में है एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों के केस में चाहे आप मॉलिक्यूल को कोलाइड करा लो चाहे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करा लो। अब कोलिजन होने के बाद, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक हाइपोथेटिकल है, कोलिजन होने के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है वो चाहे तो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है, नहीं तो वो वापस बैक रिएक्शन भी बना सकता है, बाकी आ सकता है। बट इस केस में अगर उसने एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया तो वो मोस्ट प्रोबेबली किस में चेंज होगा, हमारा प्रोडक्ट में ही चेंज होगा। तो दोनों के बीच में ये क्या आ गई, हमारी कंपेरिजन आ गई। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अपने एडवांटेजेस पे। अब क्या एडवांटेज है एक थ्योरी की ओवर द अदर थ्योरी। ठीक है, तो बेस्ट थ्योरी कौन सी है, ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी ओवर कोलिजन। कोलिजन से बेटर क्यों है, ये जो अभी पढ़ी ये वाली बेटर क्यों है कोलिजन से। ठीक है, अब हमने अभी इन दोनों में जब कंपैरिजन किया था, एक फैक्टर आ रहा था P और उसमें एक फैक्टर आ रहा था डेल्टा S। ऑन कंपैरिजन हमारे पास आ रहा था, अभी पीछे निकाला था, PA इज इक्वल टू RT अपॉन NH डेल्टा E रेज टू पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R, ये आया था। ठीक है, तो इधर आ रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर और इधर आ रहा है हमारे पास एंट्रोपी। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी को हम ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, एंट्रोपी को तो हम एंट्रोपी को ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं होती प्रोबेबिलिटी, दिस कैन बी चेंज। जैसे पढ़ते ना, प्रोबेबिलिटी है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एंट्रोपी एक फिक्स वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास मोर इजी है कैलकुलेट करना एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी। तो पहला तो ये चीज आ गई। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी में किसकी फॉर्मेशन होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, और कोलिजन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जस्ट हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन है मॉलिक्यूल्स कोलाइड और फॉर्म प्रोडक्ट। एक अजम्पशन से बेटर हम एक ऐसी चीज जो एक्चुअल में है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसको क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड एडवांटेज आ गई। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें कि हाँ एक ट्रांजिशन स्टेज बनी इनके बीच में, ना कि मॉलिक्यूल आए आपस में कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनाए, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, इन सब फैक्टर्स को लेकर सिर्फ एक अजम्पशन लगाई गई कि वो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, प्रोडक्ट की। तो ये किसकी आ गई, एडवांटेज आ गई ट्रांजिशन स्टेज की ओवर कोलिजन थ्योरी। डन। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये एक ही बात है ना, ट्रांजिशन स्टेज में तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसी की बात है। ठीक है, अब इस केस में ये जो थ्योरी है एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे। अगर मैं मॉलिक्यूल्स को लार्ज कर दूं तो हम इसके बारे में फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस।
अब जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसका इतना छोटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, यानी हम उसे इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे वो मॉलिक्यूल बढ़ेगा उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लग जाएगी और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बढ़ेगा, उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब चीजें फाइंड आउट करना। इसीलिए ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है, ओनली फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये आ गई इसकी लिमिटेशन। ये था हमारा इसका लास्ट टॉपिक जिसमें हमें थ्योरीज पढ़, एक थ्योरी हमने लास्ट टाइम कर ली थी, दैट इज कोलिजन थ्योरी। दूसरी थ्योरी हमने इस बार करी, दैट इज ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी। दोनों की कंपैरिजन आर्हीनियस के साथ, आपस में क्या कंपैरिजन है, कौन सी बेटर है, किसकी क्या लिमिटेशन है, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया। डन? तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स। बट इसमें हमने एक टॉपिक छोड़ा था। जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बात की थी कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वहां सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सॉल्वेंट्स की बात कर ली, कैटालिस्ट की बात कर ली थी, लाइट की बात कर दी, हर फैक्टर की बात कर थी एक्सेप्ट वन फैक्टर दैट इज प्रेशर। हमने उसे वहां पर छोड़ा था। तो अब हम उसकी बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की ओवर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रिएक्शन रेट। उसको छोड़ने का रीजन वहां पे क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमने रिलेशन निकालने हैं उसे यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, बिकॉज अगर मैं वहां पे कराती तो कोई एक रिलेशन नहीं बनता आपस में। अब ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं थ्योरीज, तो अब यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले हमने यूज किया उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करनी है इफेक्ट की, एक प्रेशर की बात करनी है, रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो मैं कोई भी रिएक्शन ले रही हूँ, लाइक A + B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट इन जनरल रिएक्शन। देन अभी मैंने यहां पर पीछे वाले उसमें अर्निंग का रिलेशन यूज किया। अर्निंग के रिलेशन से मेरा रेट यानी K क्या आया, रेट कांस्टेंट K किसके बराबर है, RT/NH इंटू K स्टार। बिकॉज हमें पता है इसके बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये K की वैल्यू आ गई। डन? अब K आ गया, I mark it as equation number 1. Take log on both side. तो आ जाएगा ln K is equal to ln RT/NH और प्रोडक्ट है तो प्लस में आ जाएगा ln K स्टार। डन? अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, बिकॉज हम किसके इफेक्ट की बात करें, प्रेशर की। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। जिस एक फैक्टर की बात करें उसको वेरिएबल करो और रेस्ट फैक्टर को क्या कांस्टेंट कर दो। तो हमें किसकी रिस्पेक्ट में करना है, प्रेशर में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो करो प्रेशर की रिस्पेक्ट में। यह आ जाएगा मेरे पास कर्ली ln K/कर्ली P एट कांस्टेंट T। इस वाले फैक्टर में R इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, H इज कांस्टेंट, T फैक्टर वेरिएबल था बट हमने T को भी कांस्टेंट कर दिया, तो सारा कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कर्ली ln K स्टार/ कर्ली T। सॉरी, प्रेशर की रिस्पेक्ट में तो P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मेरे पास आ गया। डन? मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ अभी हमने पीछे थर्मोडायनेमिकली डेल्टा G की वैल्यू निकली थी, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू माइनस RT ln K स्टार। ये भी पीछे निकाल ली थी हमने वैल्यू, वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ln K स्टार की, तो ln K स्टार को ले लो, डेल्टा G स्टार/ माइनस RT। डन? ln K स्टार की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा G किसके बराबर होता है, डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इसे यहां यूज कर लेते हैं, माइनस डेल्टा H की वैल्यू लिख दो, डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S स्टार/ RT। डन? क्लियर? अब इसे ओपन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, टी कैंसल, ये चीज हमने पीछे भी की है, वही चीज है। डन? इतना आ गया हमारे पास। नाउ
What is H? H is enthalpy. According to first law of thermodynamics, delta H is equal to delta U plus P delta V. स्टार में है तो सारे ही आप इसमें ले लेंगे स्टार में. डन. कुछ बुक्स में U को आप E से भी रिप्लेस कर सकते हैं. कहीं पे आपको U मिलेगा, कहीं पे आपको E मिलेगा, तो आप कुछ भी लिख दो, सेम ही है. ठीक है. हेयर दिस इज इंटरनल एनर्जी. ये क्या है? मेरी इंटरनल एनर्जी. पुट कर दे इसमें, तो मेरे पास आ गया ln k स्टार इज इक्वल टू माइनस H की जगह ये टर्म पुट कर दो. मैं E ले रही हूं बिकॉज आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिया हुआ है वो E से लिया हुआ है. आप U भी ले सकते हैं बिकॉज U भी इंटरनल एनर्जी का ही सिंबल है. डन. अब मैं इसे ओपन कर देती हूं. स्टार बाय RT माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा P डेल्टा V स्टार अपॉन RT प्लस डेल्टा S स्टार अपॉन R. डन. हम इसे यहां पर पुट करने वाले हैं, बट यहां तो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे वो निकाला था. तो कर्ली ln k स्टार अपॉन कर्ली P एट कांस्टेंट T. T इज कांस्टेंट, इसमें T है, ये वाला पूरा फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा. डन. इसमें ये कांस्टेंट है दोनों, ये भी 0 हो गया. अब आते हैं इसमें. वैसे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, बट यहाँ किसका चेंज है? विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं, तो जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू 1 आ गई. रेस्ट साइड टर्म कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी, तो माइनस डेल्टा V स्टार अपॉन R आ जाएगा. डन. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. ये किसकी वैल्यू है? इसकी. तो पुट दिस इन इक्वेशन 2. टू में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? ln k अपॉन कर्ली P बाय T. उसके बराबर थी ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन RT. डन. यानी कि जो हमारा अगर रेट कांस्टेंट k निकाले, उसका चेंज निकाले विद रिस्पेक्ट टू P, मीन्स एज P इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. चेंज आ रहा है ना, बट वैल्यू क्या आ रही है हमारी? इसकी नेगेटिव आ रही है. इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये किसकी वॉल्यूम है? स्टार है ना, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की इज लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट. नेगेटिव साइन मीन्स वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज लेस, नेगेटिव है ना, देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. और यहां से हमने क्या पढ़ा? चेंज पढ़ा. इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज P इंक्रीजेस. डन. बाकी सारे फैक्टर तो हमारे कांस्टेंट थे, तो हमने निकाले जो हमारा रेट है वो इंक्रीज हो रहा है एज P. इससे पहले छोड़ने का पर्पस था बिकॉज इसमें अर्निंग रिलेशन यूज करना था, जो हमने लास्ट में पढ़ा है, तो इसीलिए हमने इस फैक्टर को लास्ट में डिस्कस किया. ओके. इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन दैट इज केमिकल काइनेटिक सेक्शन A वो फिनिश हो गया. अब हमारे पास सेक्शन B जिसमें एक चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट क्लास में हम उसे स्टार्ट करेंगे. ओके. इसके न्यूमेरिकल पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आर्हीनियस तक ही न्यूमेरिकल आते हैं. रेस्ट आप इसके ट्रांजिशन स्टेज का जो फॉर्मूला है और कोलिजन का फॉर्मूला, उस पर जो न्यूमेरिकल है वो ट्राई करके देख सकते हैं, और जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ लेना. ओके. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.